नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस ऑनलाइन क्लासेज में। और साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएड द्वितीय वर्ष को लेकर। और बीएड द्वितीय वर्ष के अंतर्गत आज का जो हमारा शिक्षण विषय है वो है हिंदी भाषा शिक्षण और प्रवीणता को लेकर। साथियों, हिंदी भाषा शिक्षण और प्रवीणता को लेकर इस हिंदी भाषा शिक्षण के अंतर्गत हम जिस इकाई का अध्ययन कर रहे हैं वह इकाई है हमारी उच्च प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा शिक्षण के उद्देश्य। साथियों, कि उच्च प्राथमिक स्तर पर जब बालक आता है तो उसको मातृभाषा में शिक्षण के लिए हम किन किन उद्देश्यों का पालन करते हुए हम मातृभाषा शिक्षण में उसकी सहायता कर सकते हैं और मातृभाषा के विकास में उसे हम पारंगत कर सकते हैं। तो आइए साथियों, हम बढ़ते हैं अपने प्रकरण की ओर। और साथियों, हमारा आज का जो प्रकरण है वह प्रकरण है मातृभाषा शिक्षण के उद्देश्यों को लेकर, कि मातृभाषा के शिक्षण की उद्देश्य हम किस प्रकार से मातृभाषा शिक्षण के उद्देश्यों को हम उनकी संप्राप्ति कर सकते हैं। तो उनके लिए हमने उन उद्देश्यों को पढ़ा और उसमें एक बिंदु ये भी आता है कि भाषा और साहित्य के उद्देश्यों का वर्गीकरण हमने किस प्रकार से किया है। तो भाषा और साहित्य के उद्देश्यों का वर्गीकरण हम किन किन बिंदुओं में बांटकर या विभाजित करके हम करते हैं। तो साथियों, हमने आज का इससे पूर्व के वीडियो व्याख्यान में हमने साहित्यिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया था और आज के इस वीडियो व्याख्यान में हमारा जो शिक्षण बिंदु रहेगा वह शिक्षण बिंदु है विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना। कि बालकों में विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें किन किन विधाओं या किस प्रकार की गतिविधियों की आवश्यकता हमें होती है। तो हम किन किन गतिविधियों के माध्यम से बालकों में विषय वस्तु के ज्ञान को संवर्धित कर सकते हैं। सबसे पहला है विषय वस्तु है। यहाँ पर विषय वस्तु दी हुई है और इसके यहाँ पर हमने उसमें विषय वस्तु के दौरान उसके पठन पाठन के दौरान उसमें होने वाले परिवर्तनों के बारे में दर्शाया गया है। तो आइए साथियों, हम पढ़ते हैं कि विषय वस्तु से हम क्या कर सकते हैं, विषय वस्तु हमारे लिए क्या आवश्यक है, या विषय वस्तु के कौन कौन से बिंदु हैं जिनके माध्यम से हम बालकों में जो विषय वस्तु के ज्ञान को विकसित कर सकते हैं, संवर्धित कर सकते हैं। व्यवहारिक जीवन से संबंधित ज्ञान, एक तो उनके दैनिक जीवन में, दैनिक व्यवहार में, या फिर व्यवहार में जो दिन प्रतिदिन के व्यवहार में काम आने वाली वस्तुओं का ज्ञान देकर हम उनको इस बारे में विषय वस्तु का ज्ञान दे सकते हैं। हम शिक्षण के दौरान उनके प्रतिदिन के उपयोग में आने वाली, उनके प्रतिदिन के जीवन में उपयोग होने वाली वस्तुओं के माध्यम से उदाहरण देकर या उन गतिविधियों के द्वारा हम उनका शिक्षण करवा सकते हैं विषय वस्तु का। उसके बाद है सांस्कृतिक जीवन का ज्ञान। बालक जिस परिवेश से आया है या उसके आस पड़ोस का, उसके पारिवारिक जीवन का उद्देश्य किस प्रकार है, तो उस परिवेश में किस प्रकार की संस्कृति प्रचलित है, तो उस संस्कृति से जुड़े हुए कुछ उदाहरणों, कुछ ऐसी बात जो हमें विषय वस्तु को समझाने में मदद कर सके, तो इस प्रकार की गतिविधियों को हम आयोजित कर सकते हैं ताकि बालक की उस विषय वस्तु के प्रति रुचि जागृत हो सके। अब इन दोनों बिंदुओं से व्यवहारिक परिवर्तन क्या हो सकता है, सुनिए। विद्यार्थी इन सबको पहचान सकेगा। मतलब जैसे आपने लोक संस्कृति से जुड़े हुए कोई लोकगीत हैं, कोई लोक नाट्य हैं, कोई लोक भजन है, या फिर लोक जीवन से जुड़े हुए विवाह एवं त्योहारों पे गाए जाने वाले गीत हैं, तो उनसे बालक में बाल गीत हैं, कविता हैं आदि के प्रति उसमें रुचि जागृत होगी। या फिर विद्यालय में होने वाली प्रतिदिन की जो प्रार्थना सभा कार्यक्रम है उसमें भी वह रुचि लेने लगेगा। तो कहीं ना कहीं एक सांस्कृतिक मूल्यों को पहचान लगेगा बालक और वो अपनी विषय वस्तु के प्रति रुचि लेगा। और यूँ मान सकते हैं कि पद शिक्षण के दौरान जो गीत, कविता, बाल गीत है या ऐसे जो पद्य जो नाट्य हैं उनमें वो रुचि लेने लगेगा और अपने जो उसकी विषय वस्तु है उसमें वो रुचि लेगा। उसके बाद में है जिसके अंतर्गत
उदात्त जीवन मूल्य उदात्त जीवन मूल्य पौराणिक गाथाएं लोक जीवन का समावेश होता है। साथियों, इसमें यह है जैसे कि उसे पौराणिक गाथाएं हैं, लोक जीवन मूल्य हैं, जैसे मैंने लोक जीवन के बारे में बताया कि लोक संस्कृति से आया है, या फिर पौराणिक गाथाएं जो पुराने जमाने में जो गाथाएं प्रसिद्ध थी, तो उन गाथाओं के माध्यम से बालक के उस विषय वस्तु, जैसे कि मान लीजिए महाराणा हमीर के बारे में, जैसे कि पाठ्य पुस्तकों में दर्शाया गया है, 5वीं तक में कुछ प्राथमिक स्तर पर भी है। तो महाराणा हमीर के बारे में बताया गया है कि महाराणा हमीर किस प्रकार के शरणागत की रक्षा करते थे। महाराणा हमीर है, उन्होंने किस प्रकार अपने शरण में आए हुए मलिक काफूर की रक्षा करी, लेकिन मलिक काफूर ने उनके साथ में छल किया था। ठीक उसी प्रकार से हमने समाजशीलता और राम के बारे में, मीरा की भक्ति पदावली के बारे में, जो कि नरोत्तम दास स्वामी ने लिखा है, 5वीं कक्षा में है। हम अरावली के महत्व के बारे में पढ़ते हैं, तो भी उन कक्षाओं में दे रखा है। तो कहने का तात्पर्य साथियों मेरा इस प्रकार से है कि बालक में उन पौराणिक गाथाओं के माध्यम से, उन लोक जीवन से जुड़ी हुई कथाओं के माध्यम से बालक में कहीं न कहीं विषय वस्तु के प्रति रुचि जागृत होती है। और इसके बाद में जो अगला बिंदु यहाँ पर दे रखा है, उससे व्यवहारगत परिवर्तन क्या होता है। विद्यार्थी इन सभी का प्रत्याभिज्ञान और प्रत्यास्मरण कर सकेगा। साथियों, जो बालक है वो गीत, कविता, कहानी, जो संस्मरण है, निबंध है, नाट्य है, कहानी है आदि के बारे में इनको पहचान कर सकेगा। इनको उसका प्रत्याभिज्ञान, उसके बारे में, उसमें किस प्रकार के ज्ञान को दर्शाया गया है, इसमें उसको पढ़कर उसमें क्या बोध ग्रहण कर रहा है, इस प्रकार से उसको बोध, अपनी बोधात्मक अवस्था को प्राप्त कर सकेगा। साथ ही साथ में उनको प्रत्यास्मरण कर सकेगा, उसको पढ़कर, सुनकर, समझकर और उसे अपने जीवन में अनुसरण करेगा, उसे अपने जीवन में ढालने का प्रयास करेगा। और साथ ही साथ में बालक जैसे राष्ट्र प्रेम से जुड़ी हुई कविताएं हैं, गीत हैं, कहानी है आदि के माध्यम से बालक में राष्ट्र प्रेम के जो भाव हैं वो जागृत होंगे। साथ में ये भी होगा कि उन कहानी और कविताओं या निबंधों की या मतलब उस विचार के माध्यम से कहीं ना कहीं उसे अपना ज्ञान भी प्राप्त कर सकेगा और उसको प्रत्यास्मरण मतलब अपने जीवन पर्यंत उसे याद रखने का, उसको स्मरण रखने का प्रयास भी करेगा और आवश्यकता पड़ने पर उसको उद्धरण के रूप में भी काम में ले सकता है। साथ में अपने एक कह सकते हैं अभिप्रेरणा के रूप में भी उस कथा विशेष या उस प्रसंग विशेष को लेगा। अगला जो बिंदु है, लेखक तथा कवियों का परिचय साहित्यिक विधाओं में सन्निहित विषय वस्तु, चरित्र चित्रण, रचनाओं, विशेषताओं आदि। मतलब इसमें बालक क्या करेगा, जैसे कि कोई लेखक है, किसी लेख को लिखने वाला लेखक है, कोई कवि है या लेखक या कवि के बारे में उनके जीवन परिचय को पढ़ेगा उस विषय वस्तु के दौरान, उनके द्वारा किए गए संघर्षों के बारे में पढ़ेगा, उसके जीवन में आए उन सभी तमाम तरह की जो घटना एवं जो अनुभव है उनसे रूबरू होगा। साथ में बालक उनके जन्म से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण घटनाओं के द्वारा बालक अभिप्रेरित होगा। साथ में उनके चरित्र चित्रण, उनके द्वारा लिखित कोई घटना या कहानी या प्रेरक प्रसंग है तो उस कहानी या प्रेरक प्रसंग के माध्यम से बालक में कहीं ना कहीं उनके चरित्र चित्रण को देखते हुए उनसे प्रेरणा प्राप्त करेगा। जैसे कि एक पहले एक पाठ आता था चंद्रशेखर आजाद के बारे में। चंद्रशेखर आजाद के बारे में जब उनके बाल्यावस्था का एक घटना है जिसके बारे में वर्णन सुनकर हम सभी भारतीय बालकों के हमारे मन में देशभक्ति की भावना जागृत होती है। तो इस प्रकार के जो चरित्र चित्रण है उनके माध्यम से बालक में एक देशभक्ति के संस्कार वहाँ पैदा हो सकते हैं, उत्पन्न हो सकते हैं। और उसके बाद में इससे व्यवहारगत परिवर्तन क्या होगा, अशुद्ध रूपों की त्रुटियों की पहचान कर सकेगा। साथियों, इससे ये भी होगा कि बालक में अलग अलग विधाओं को पढ़ेगा, शुद्ध उच्चारण को पढ़ेगा, शुद्ध शब्दावली को पढ़ेगा, अच्छे व्याकरणिक शब्दों को पढ़ेगा। तो वो कई भी भाषा संबंधी तो त्रुटियां आ रही हैं तो उन त्रुटियों की पहचान करके उन त्रुटियों को दूर कर सकता है। और साथ में उन त्रुटियों को दूर करने के बाद में बालक अपने उस भाषा संबंधी ज्ञान को, मातृभाषा संबंधी ज्ञान को विकसित कर सकता है।
तो साथियों, आज के वीडियो व्याख्यान में इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो व्याख्यान में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।